जीनियस एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे मैथ का। एनसीईआरटी लेवल के टोटली क्वेश्चन जो होंगे एनसीईआरटी से होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी से कट चुके हैं, लेकिन हम जानते हैं कि 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो कटा हुआ पोर्शन होता है उसमें से भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर आप देख सकते हैं। समझ आ रहा है? तो जो भी क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपके बुक से क्लास 10th का यूपी बोर्ड का सिलेबस है ये एनसीईआरटी का। और उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 2025 का कराया जा रहा है 99% चांस है कि जो भी पेपर के क्वेश्चन आएंगे वो लगभग इसी मेथड के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक चैप्टर के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप के एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। यदि वह मेथड आप समझ जाते हैं तो सीधा सा है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप आराम से बोर्ड एग्जाम में आप लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले वास्तविक संख्या चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया जा रहा है। इसका क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन जो कि एनसीईआरटी नए पैटर्न में हटा दिया है, लेकिन उससे भी रिलेटेड हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कैसे लगेगा उसको ध्यान से कंसीडर करना है, समझना है। लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF कैसे ज्ञात करेंगे ये ध्यान से समझना है। सवाल क्या है कि 135 और 225 225 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैक्सिमम नंबर्स है उसको हम राइट करेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन ही हम दे रहे हैं, सॉल्यूशन ही। ठीक है, तो हो जाएगा 225 बराबर जो मिनिमम होता है जो कम होता है उसको राइट करते हैं। एक करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक प्लस तो कितना शेषफल बचेगा 90 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 90, यानी कि 135 से कम 135 और 135 घटाएंगे तो कितना बचा 90 बचा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे 135 को यहाँ राइट करेंगे। ओके, इक्वल टू और जो यहाँ पे शेषफल में 90 मिला है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब जब 90 से इसमें हम भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 जो कि इससे अधिक हो जाएगा, यानी कि भाग एक बार में जाएगा। 90 एकम 90 यानी कि 90 एकम 90 यानी कि 90 घटेगा तो कितना आएगा 45 आएगा, यानी कि राइट डाउन 45। फिर सेम प्रक्रिया 90 को राइट करेंगे यहाँ पे बराबर जो शेष फल आया था 45 उसको राइट करेंगे। अब 45 से भाग करेंगे 90 में तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में इसका गुणा करेंगे तो 45 दूना कितना होता है 90। अच्छा 90 आ गया, यानी कि 90 यहाँ था ही, क्या कोई शेषफल मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब शेषफल में मुझे क्या मिला 0, और यहाँ पे 0 ही लाना होता है। समझ आया? और 0 आने का मतलब होता है कि जिससे भाग किया गया है यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF हमारा हो जाता है, जो कि इस प्रश्न का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 45। समझ आ रहा है? इसी के आधार पे आप स्वयं वर्क करें। 52 और 12,576 इसका आप यूक्लिड विभाजन द्वारा इसका HCF आप निकालेंगे स्वयं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 क्या दिया है, विषम पूर्णांक दिया हुआ है। विषम पूर्णांक है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना होगा। क्या ये कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 है, जहां पर q एक पूर्णांक है। अब इस सवाल को लगाने के लिए क्या करना होगा, हम जानते हैं
कि क्यू क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक का क्या मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरी संख्याएं कहाँ से चालू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और ये जो नंबर दिए गए हैं वो धनात्मक विषम पूर्णांक आने चाहिए। हम क्या करेंगे, क्यू के जगह पे 0, 1, 2, 3 रख के चेक करेंगे क्या सभी नंबर से विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले क्यू बराबर क्या ले लेते हैं, 0। तो इसमें रखेंगे 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा, 4 का गुणा करेंगे तो 0, और क्या मिला 1। विषम है कि नहीं है। अगला 2 रख के चेक कर, 1 रख के चेक कर लेते हैं तो हो जाएगा क्यू बराबर 1 रख रहे हैं तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस 1 बराबर 4 एकम 4 1 5। विषम है कि नहीं है। अब अगला नंबर से रख के चेक कर लेते हैं, क्यू बराबर 2, तो फिर से रखेंगे 4 गुणे 2 प्लस 1 तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 9। संख्याएं सब क्या आ रही हैं, विषम आ रहा है। सेम हम चाहें तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 गुणे क्यू की जगह पे क्या रखना है, 0 प्लस 3 बराबर 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, क्या बचेगा 3। फिर से 1 रखना है तो 4 गुणे 1 प्लस 3, 4 एकम 4 3 7। अब 2 रखना है इसमें तो 4 गुणे 2 प्लस 3, 4 दूना 8 3 11। लिखेंगे पूर्णांक क्यू के लिए 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। क्यों है, क्योंकि क्यूब एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या में रख के चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो भी मान इन दोनों का आ रहा है, 1 आया, 3 आया, 5 7 9 11 आ रहा है ना, सभी के सभी जो नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, विषम पूर्णांक आ रहा है, वो भी धनात्मक आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए लिखा गया है कि पूर्णांक क्यू के लिए मतलब 0 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी, जब क्यू के जगह पर वह मान रखा जाएगा तो 4Q प्लस 1 तथा 4Q प्लस 3 के लिए क्या आएगा, विषम पूर्णांक संख्या ही आएगा। समझ आ रहा है। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जो कि किताब में आपको ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन है इस टाइप के, जो कि आपका एक टाइप हो गया। अगला सवाल देखेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब इकाई का अंक क्या वह 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताना ये है। तो ध्यान से समझेंगे क्या कहा है। जांच करना है हमें कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n, संख्या क्या दिया है, संख्या दिया है 6 पर पावर n, जहां पर n क्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या का मतलब हम जानते हैं n बराबर 1 2 3 4 डैश, यही होगा। अब कह रहा है 6 पर पावर n, यानी कि 6 पर हम घात 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 5 6 डैश डैश जो चाहे वह मान रख सकते हैं इसी n के जगह पे। तो पूछ ये रहा है कि उसके सॉल्व करने के बाद क्या इकाई का अंक या सॉल्व जब कर लेंगे तो क्या वह 0 पे समाप्त होगा, मतलब कि उस संख्या में इकाई का अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा। हम जानते हैं कि किसी भी अंक की इकाई का अंक 0 आने के लिए उसके फैक्टर में 2 और 5 होना निश्चित होता है। यदि 2 और 5 नहीं आता है तो क्या 0 आने की संभावना है, नहीं है। तो लिखेंगे 6 पर पावर n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पर पावर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे 6 पे पावर n के गुणनखंड में 2 गुणे 3, 6 से सिर्फ ले लेते हैं, पावर से मतलब नहीं है, 2 गुणे 3 है। अतः किसी भी
अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड 2×5 होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? ध्यान समझना है। 6 के गुणनखंड में 2×3 आ रहा है, ठीक है, जो कि इसका आधार है 6। अतः किसी भी अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए, कोई भी अंक हो यदि शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड जो है वो 2×5 होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें से 4 क्वेश्चन है, जो टोटल 2 क्वेश्चन कराए जाएंगे और 2 क्वेश्चन आपको स्वयं लगाने होंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है? √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे माना √3 क्या है? परिमेय संख्या है। और जानते हैं जब परिमेय संख्या है तो किस रूप का हो सकता है? p/q के रूप का हो सकता है। लिखेंगे माना √3 परिमेय संख्या है तो यह p/q के रूप का होगा, ठीक है। तो लिखेंगे √3 बराबर p/q, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। समझ आया? वो वर्ग करेंगे √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। बताएं √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो हो जाएगा 3 बराबर p²/q²। क्या एक q को यहाँ लेकर जाया जा सकता है? समझ आ रहा? या तो ऐसे ही रहने दे, या तो यहाँ पे q लेकर जाएं तो हो जाएगा 3q बराबर p²/q। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देने से पहले ध्यान से समझ ले, जितने भी टीचर इसको सॉल्व कराएंगे, कुछ लोग m मान के लगाते हैं, कुछ c मान के लगाते हैं या a b मान के लगाते हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या तो यहाँ भी ये भी कहा जा सकता है कि 3q का गुणनखंड है, जबकि p²/q का गुणनखंड नहीं है, जो हमारे तथ्य के विरोधाभास है, अर्थात गलत है। अतः √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p²/q परिमेय संख्या है, अतः 3q भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, जो हमारे तथ्य के विपरीत है या विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। 100% गारंटी के साथ है कि इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसी पैटर्न में अगला सवाल है, उसको ध्यान से समझेंगे। ये है 3 + 2√5 सिद्ध करना है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप का होगा। तो लिखेंगे संख्या है तो p/q के
रूप का होगा। तो अब क्या लिखेंगे 3 + 2√5 = P बटा क्यों, यहाँ पे x बटा वाई रख सकते हैं, ए बटा बी रख सकते हैं, बटे के रूप में ही रख सकते हैं। ओके, 3 को हम ट्रांसफर करेंगे तो 2√5 = P बटा Q +3 इधर जाएगा तो क्या होगा -3। यहाँ पे 2 को ट्रांसफर करेंगे, ध्यान से समझना होगा। √5 = P बटा 2 का गुणा इसमें भी होगा 2Q होगा, माइनस 2 का गुणा इसमें भी होगा 3 बटा क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब यहाँ पे समझना है, अब यहाँ से कई लोग क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर लेते हैं, समझ आ रहा है। अब यदि स्क्वायर नहीं करेंगे तभी भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, अगर हम देख रहे हैं तो लिखेंगे P बटा 2Q माइनस 3/2। परिमेय है कि नहीं है, बटे में है ना, लिखेंगे परिमेय संख्या है। तो √5 भी क्या होगा, √5 भी परिमेय संख्या होगा। अब कहेंगे सर √5 परिमेय कैसे होने लगा, इसके बराबर तो है ना, यह परिमेय है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है बराबर है, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह हमारे मानने के क्या है, विपरीत है, समझ आ रहा है, उल्टा है। तो लिखेंगे होगा परिमेय संख्या होगा, जो हमारे तथ्य के क्या है विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। एक बात और ध्यान से सुन लें आप लोग, ये जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, समझ आ रहा है, सीधा सा है कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। यहाँ पे रूट, यदि कोई नंबर सिर्फ नंबर के साथ रूट में है तो इसका रूट हटाना कंपलसरी होता है। इस कंडीशन में यदि आप वर्ग करेंगे तो इसका रूट तो हट जाएगा, पर इसके साथ वर्ग आएगा तो फिर हम वर्ग के साथ यहाँ पे यदि लिख के यहाँ पे यदि लिखते हैं तभी भी वह सवाल गलत नहीं होगा। ओके, और जो है कि आप 2 पैटर्न का सवाल था, एक प्लस है माइनस हो सकता है, और एक इसके पहले बताया गया है जो कि सिर्फ रूट वाला नंबर था। और आपको HW होमवर्क में ये दिया जा रहा है जो कि आपको स्वयं सॉल्व करना है, सिद्ध करना है कि 7√5 और √5 क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 ठीक है, एक सवाल ये है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह 2 सवाल है, इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है ये बताना। इसका छोटा सा कंसेप्ट है, उसको ध्यान से समझेंगे। यदि किसी भी नंबर्स के डिनोमिनेटर में यानी कि हर में यदि उसके गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 के अलावा यदि कोई और नंबर से आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, बताना है कि शांत है या अशांत, आवर्ती का हो या अशांत है, सीधा सा ये जवाब हमें देना है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 23 2 पर 3 5 स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 77/210 एंड थर्ड क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाई 31/25। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है। पहले सवाल में हम लिखेंगे कि 23 एंड 2 पर पावर 3 5 पे पावर 2 के में हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप में है। अतः यह क्या होगा,
शांत दशमलव संख्या होगा। बस यही इसका आंसर है। यदि हम इसका 2 2 जा 4, 4 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25/200। जब 200 से इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग तो दशमलव के बाद जो संख्या आएगा रिपीट नहीं करेगा, परफेक्ट कट जाएगा। समझ आ रहा ना? इसको सीधा सा हमें ये चेक करना होता है कि इसके हर में यदि 2 और 5 के रूप में यदि है तो वह क्या होगा? शांत होगा। 2 और 5 के रूप में नहीं रहेगा तो शांत नहीं होगा। यदि 210 के, ये तो इसका था। यदि दूसरा सवाल हम लगाएं, ध्यान से समझना है, कितना है? 77/210 लिखेंगे। 210 के गुणनखंड जब करेंगे, इस सवाल का सवाल क्या है? 77/210 गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 3 5 और क्या आएगा? 7 आएगा। इसमें देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा 3 भी आया और क्या आया है? 7 भी आया है। तो लिखेंगे गुणनखंड में है, अतः यह 2 पे घात n गुणे 5 पे घात यम, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में रहेगा। 5 पे पावर यम के रूप का नहीं है, अतः यह क्या होगा? अशांत दशमलव संख्या है या होगा। कोई डाउट? और यह आप स्वयं से लगाएंगे और बताएंगे यह शांत है कि अशांत है। देखिए, कभी भी इस यदि फॉर्मेट का सवाल पूछता है तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि इसको चेक करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करके आप ज्ञात करेंगे क्या 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है। यदि कोई और संख्या होगा तो सीधा से लिख देंगे, क्या होगा? अशांत होगा। यदि 2 5 के फॉर्मेट में मिल रहा है, पावर के रूप में मिल रहा है, सिर्फ 2 और 5 है तो क्या होगा? शांत होगा। समझ आया? अगला सवाल देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF या LCM ज्ञात करने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे 2 सवाल हैं और एक सवाल लगाया जाएगा और एक सवाल आपको स्वयं करने होंगे। 12, 15 और 21। दूसरा सवाल है 8, 9 और 25। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप। यहाँ पे जो लगाने हैं आपको वह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लगाना है। यदि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा नहीं कहता है तो जो छोटे से क्लास में पढ़ाया जाता है, फैक्टर करके जो लगाया जाता है वैसे आप लगा सकते हैं। समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे लगाएंगे उसको आप कंसीडर करेंगे। 12 है ना? 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? ऐसे निकालेंगे हम 2 से। 2 6 के 12, 2 3 6, 3 कम 3, क्या मिला? 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 15 को सेम ऐसे ही तोड़ेंगे। समझ आ रहा है? 3 5 3 गुणे 5, फिर से 21 को तोड़ेंगे। 3 7 21, यही मिलेगा ना? अब यहाँ से यदि हमें HCF निकालना है तो HCF बराबर, और हम जानते हैं कि HCF में क्या होता है? जिसमें उभयनिष्ठ हो, सभी में आया हो। समझ आ रहा ना? उसको निकालते हैं। देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी है। क्या और कोई नंबर्स है जो तीनों में मिल रहा हो? नहीं है। तो HCF क्या होगा हमारा? 3 होगा। LCM यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको। 3 जो उभयनिष्ठ है उसको मात्र एक बार लिखेंगे, पहले उसी को हम राइट कर लेते हैं। 3 गुणे, उसके बाद देख रहे हैं 2 कहीं नहीं है, 2 राइट करेंगे। फिर से यह 2 नीचे वाले में कहीं नहीं है, इसको भी लिखेंगे। 5 भी नहीं है कहीं, 5 लिखेंगे। 7 नहीं है तो क्या लिखेंगे? 7। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 तिया 420। अच्छा नंबर आया 420, ठीक है ना? तो इसका LCM कितना आएगा? 420। यदि हम भाग मेथड द्वारा लगाते तभी भी आंसर यही आता, लेकिन क्वेश्चन में यदि अभाज्य गुणनखंड विधि कहा है तो उसी विधि से लगाएंगे हम लोग। समझ आ गया? और यह आप सेल्फ स्वयं इसको सॉल्व करेंगे।
एक सवाल इसमें और एक टाइप का सवाल पूछता है कि यदि दो संख्या दिया हुआ है उसका एलसीएम एचसीएफ पूछेगा तो ये हो गया, या तो दो नंबर से दे देगा और कहेगा एलसीएम इतना है और एक नंबर से दे देगा, या दोनों नंबर से दे देंगे और उसका फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम बता दें क्या करना होगा। हम जानते हैं क्या होता है, पहली संख्या गुणे क्या होता है दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। बहुत ही आसान है ये। इसमें क्या करेगा कि एक दे देगा पहली संख्या, ठीक, एलसीएम एचसीएफ दे देगा और पूछेगा दूसरी संख्या। तो जब पहली संख्या दिया रहेगा तो मल्टीपल में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि एलसीएम दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, पहली संख्या दे दिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके जो एलसीएम दिया रहेगा उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समझ आ रहा ना। ये बहुत आसान है, जो क्लास 3 और 4 में पढ़ाए जाते हैं, जो कि 10th में एनसीईआरटी में है, लेकिन कुछ सिलेबस जो कट गया उसको भी यहाँ पर कवर किया गया है। समझ आ रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप 10th का सेकंड चैप्टर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, धन्यवाद।